हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम HSPQ हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण की जो फाइल है उसको देखेंगे कैसे बनानी, क्या करनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनायर। इसका सबसे पहले हम सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे, फिर प्रयोगात्मक पक्ष। ठीक है। ये फाइल बीएड, BLED, MAD और BA के स्टूडेंट्स को बनानी होती है। ये एक साइकोलॉजी टेस्ट है। बीएड में 6 होते हैं टोटल। प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के 3 टेस्ट होते हैं और 3 एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है, साइकोलॉजी का टेस्ट है। ठीक। तो सबसे पहले इसके सैद्धांतिक पक्ष में हम व्यक्तित्व का अर्थ लिखेंगे। व्यक्तित्व के व्यवहार में संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ गैर संज्ञानात्मक पक्ष भी विद्यमान रहते हैं। शैक्षिक दृष्टि से गैर संज्ञानात्मक पक्षों का अध्ययन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के गैर संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व शब्द में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं। साधारणतः बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप व्यक्ति के बाह्य रूप व्यक्ति के बाह्य स्वरूप, रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक गठन, बातचीत का ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। वास्तव में विश्व के अनेक धर्मों, मतों के साथ साथ साहित्य, कला एवं संस्कृति में व्यक्तित्व संबंधी अनेक अवधारणाएं पाई जाती हैं। विद्वानों ने व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के अर्थ को अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया है, जिसका वर्णन निम्न है। पहला, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ। दूसरा, सामान्य दृष्टिकोण से अर्थ। तीसरा है व्यवहार दृष्टिकोण से अर्थ। चौथा है दार्शनिक दृष्टिकोण से अर्थ। पांचवा है सामाजिक दृष्टिकोण से अर्थ और छठा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ। अब हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे और लिख लेंगे। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। ठीक है। व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी। यह अब ये पर्सनैलिटी शब्द काहे से बना है, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुखौटा। ठीक है। जिसे पहनकर यूनानी लोग लोक मंचों पर अभिनय करते थे। यूनान के लोग जो है मुखौटा पहनकर क्या करते थे, मंच पर अभिनय करते थे। ठीक है। अतः शाब्दिक रूप से पर्सनैलिटी शब्द का शब्द मात्र बाह्य स्वरूप या दिखावे की ओर इंगित करता है। अब देखिए, सामान्य दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ। साधारणतः व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप तथा उन गुणों से लगाया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट है व्यवहार के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व वास्तव में व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का चित्र प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ। दर्शन शास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का आदर्श है। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ। समाज शास्त्र के अनुसार व्यक्ति उन तत्वों का संगठन है। ठीक है। समाज शास्त्र के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व उन तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। इसलिए हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह कह सकते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या करने पर यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति में आंतरिक और बाह्य जितनी भी विशेषताएं हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या करने पर क्या प्रतीत होता है कि व्यक्ति में आंतरिक और बाह्य जितनी भी विशेषताएं और योग्यताएं हैं और विलक्षणताएं हैं होती हैं, उन सबका समन्वित रूप क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। ठीक है। और यही सही भी है। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है, जिनका वर्णन निम्न है। अब अर्थ हम लिख चुके हैं, अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, व्यक्तित्व की परिभाषाएं। ठीक है। व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। ये डेफिनेशन किसने दी है, आलपोर्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी व्यवहारों का वह समायोजित संकलन है जो उसके सहयोगियों में स्पष्ट रूप से क्या करता है, दिखाई दे। ठीक है। ये डैशियल ने दी है डेफिनेशन। नेक्स्ट है व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित विशेषताओं का योग है। ये परिभाषा किसने दी है, वैलेंटाइन ने। ठीक है। आप इसमें एक दो परिभाषाएं चेंज भी कर सकते हैं, कहीं और बुक में कोई हो तो लिख सकते हैं, पर वही लिखिएगा जो आपको याद हो जाए।
व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये परिभाषा किसने दी है? गिलफर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब देखिए परिभाषाएं हो गई हैं, अर्थ हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? विशेषताएं, और इसके बाद हमें लिखना होगा व्यक्तित्व के गुण। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या है? गुणों का समन्वित रूप, गत्यात्मकता, समायोजन, संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उत्साह एवं जिज्ञासा। ठीक है, अब इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। गुणों का समन्वित रूप, व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी अर्थात आंतरिक एवं बाह्य गुणों का एक समन्वित रूप अभिव्यक्त करता है, अतः यह गुणों का एक समग्र व समन्वित रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है गत्यात्मकता। व्यक्तित्व समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, अतः इसमें गत्यात्मकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, यह कोई स्थिर विशेषता नहीं है, मतलब इसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। फिर है समायोजन। परिस्थिति अनुसार व्यक्ति समायोजन करता है जिससे वह अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठा सके। यहाँ समायोजन का मतलब है कि अपने आप को परिवेश के अनुसार ढालना और परिवेश को अपने अनुकूल बनाना। नेक्स्ट है संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना। व्यक्ति के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गुण मिलकर संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे हों, क्योंकि मनुष्य एक मनोदैहिक जीव है। ठीक है, 6th पॉइंट है उत्साह एवं जिज्ञासा। उत्साह व्यक्ति के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। उत्साही व्यक्ति चाहे कैसी भी परिस्थिति हो विचलित नहीं होता। मनुष्य के भीतर की जिज्ञासा ही उसे नए पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। बिना जिज्ञासा के मनुष्य कोई नई चीज सीखने अथवा जानने का प्रयास नहीं करता है। विशेषताएं हो गई। अब हम क्या लिखेंगे? व्यक्तित्व के गुण। इसमें कुल 10 पॉइंट्स हैं इसमें टोटल। स्पष्ट अभिव्यक्ति, सामान्य मानसिक स्थिति, प्रशासक, संवेगात्मक परिपक्वता, साहसी, विश्वसनीय, विनीत, सामाजिक, चरित्रवान और प्रसन्नमुख। सबसे पहला है स्पष्ट अभिव्यक्ति। अब देखिए इसमें व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। दूसरा है सामान्य मानसिक स्थिति शक्ति। इसमें व्यक्ति अपनी सामान्य मानसिक शक्ति को समझता है तथा ये सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। प्रशासक, ये गुण जिसमें पाया जाता होगा उसमें क्या होगा? व्यक्तित्व के इस गुण में व्यक्ति अपने आप पर आत्मविश्वास व नियंत्रण रखने वाला होता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक परिपक्वता। इस गुण में व्यक्ति में अस्थिरता नहीं होती, वह मानसिक व भावात्मक रूप से क्या होता है? परिपक्व होता है। साहसी, इस गुण में व्यक्ति साहसी व मिलनसार होते हैं। नेक्स्ट है विनीत। इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शांत व एकांत प्रिय होते हैं। नेक्स्ट है विश्वसनीय। इस गुण वाले व्यक्ति में स्वयं पर विश्वास करने की क्षमता होती तथा वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण विश्वास से करता है। सामाजिक, इस तरह के व्यक्ति भाईचारे में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है चरित्रवान। इस तरह के व्यक्तित्व के गुण होने पर व्यक्ति सदाचरण तथा धर्मानुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रसन्नमुख। इस तरह के व्यक्तित्व गुणों वाले लोग किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहते हैं तथा समाज से अधिक मिलनसार होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के प्रकार। गुण, विशेषताएं, परिभाषाएं, अर्थ सब हो गया है। अब व्यक्तित्व के प्रकार देखने। अब प्रकार में हर तरीके से कई तरीके के प्रकार हैं। व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया है, मतलब इसको वर्गीकृत भी कई तरीके से किया गया है। पहला शरीर रचना के दृष्टिकोण से इसको अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, मूल्य दृष्टिकोण से भी और भारतीय दृष्टिकोण से भी। आप देखो सबसे पहला क्या है? शरीर रचना दृष्टिकोण। शरीर रचना दृष्टिकोण से जो है इसको क्रेसमर ने, ठीक है, क्रेसमर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, लंबकाय और सुडौलकाय और गोलकाय। ठीक, इसको आपको ठीक से ध्यान कर लेना है कि क्रेसमर ने क्या करा है? शरीर रचना के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ठीक है, भागों में, लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय। अब देखिए लंबकाय ऐसे व्यक्ति जो जिसमें ये इस तरीके के जो लंबकाय वाले व्यक्ति होंगे ना, उनके बारे में देखिए क्या लिखा है। ऐसे व्यक्ति लंबे, दुबले, पतले शरीर वाले होते हैं। ये सामान्यतः आत्म केंद्रित, संकोची, बौद्धिक, स्व आलोचक तथा अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, जो लोग लंबे और दुबले पतले शरीर वाले होंगे ये सामान्यतः कैसे होंगे? आत्म केंद्रित होंगे, संकोची होंगे, बौद्धिक होंगे, स्व आलोचक, ठीक है, तथा अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं।
नेक्स्ट है सुडौल काय, ठीक है। ऐसे व्यक्ति हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। ये सामान्यतः विनोद प्रिय, संयमशील, कार्यशील, परिश्रमी, महत्वाकांक्षी व समर्पित भाव के होते हैं, ठीक है। दो पहला था लंब का है, दूसरा सुडौल का। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ शरीर वाले होते हैं और विनोद प्रिय, संयमशील, कार्यशील, परिश्रमी, महत्वाकांक्षी और समर्पित भाव के होते हैं। और तीसरा क्या है, गोल का है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति नाटे व मोटे होते हैं। सामान्यतः सरल स्वभाव, आराम पसंद, मिलनसार व सामाजिकता वाले होते हैं। तो ये हो गया पहला, मतलब कि शरीर रचना के दृष्टिकोण से इसको क्रेसमर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब अगला क्या है, सेकंड नंबर पे सामाजिक दृष्टिकोण, ठीक है। अब इसको हम लिख लेंगे सामाजिक दृष्टिकोण। जर्मन वैज्ञानिक जुंग, ठीक है। अब देखो इसको जुंग ने, ठीक है। ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेट सीटेट में पूछा जा सकता है, वैसे नहीं पूछा जाएगा। सामाजिक दृष्टिकोण। जर्मन मनोवैज्ञानिक जुंग के सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्ति के तीन प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। इन्होंने कहाँ पे बताया, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर क्या बताया, व्यक्तित्व के 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। कौन कौन से, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक दृष्टिकोण से जुंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व को 3 प्रकार में डिवाइड किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। पहला पहला क्या है, ये रहा अंतर्मुखी। ऐसे व्यक्ति संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, मितभाषी, भविष्य केंद्रित, सतर्क, शांत, तर्क प्रधान, जल्दी घबराने वाले, ठीक है। आत्म केंद्रित, अध्ययनशील, आत्मचिंतक तथा असामाजिक प्रकृति के होते हैं। अंतर्मुखी कैसे होते हैं, देखो, भविष्य केंद्रित, सतर्क, शांत, तर्क प्रधान, जल्दी घबराने वाले, आत्म केंद्रित, अध्ययनशील, आत्मचिंतक तथा असामाजिक प्रकृति के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, आशावादी, वाक्पटु, व्यवहारिक, अहमवादी, अच्छे वक्ता, नेतृत्व, प्रकृतिवादी, साहसिक, आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। बिल्कुल अंतर्मुखी के अपोजिट होते हैं बहिर्मुखी। उभयमुखी इस तरह देखो, उभयमुखी इस तरह के व्यक्तित्व ना तो पूरी तरह से अंतर्मुखी होते हैं और ना ही पूरी तरीके से बहिर्मुखी, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों में कुछ गुण अंतर्मुखी व्यक्तित्व के तथा कुछ गुण बहिर्मुखी व्यक्तित्व के पाए जाते हैं। ये विकासोन्मुखी व्यक्तित्व, ये क्या होते हैं, देखो, विकासोन्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, ठीक है। तो ठीक, तो जुंग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और ऊपर क्या था, क्रेसमर ने शरीर रचना की दृष्टि से लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय में डिवाइड किया था, ठीक। तो हमारा सामाजिक शरीर रचना से हो गया और सामाजिक दृष्टिकोण से हो गया। अब आते हैं मूल दृष्टिकोण पर, ठीक। मूल दृष्टिकोण, अब देखो स्प्रेंजर, ठीक है, ये लिखो, एक क्रेसमर ने किया, एक जुंग ने, और ये किसने किया, मूल्य दृष्टिकोण से स्प्रेंजर ने। मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, ये आपको एकदम याद कर लेना है, 6 भागों में बांटा, ठीक है। 6 भागों में विभाजित किया है व्यक्तित्व को। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तित्व और कलात्मक व्यक्तित्व। अब देखो, आप सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लेंगे। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, ये ज्ञान प्राप्ति के प्रति जिज्ञासु होते हैं। ये अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य व विद्वानों को पसंद करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्थिक व्यक्तित्व, ये लो। ऐसे व्यक्ति का धन व भौतिक सुख प्राप्ति के इच्छुक होते हैं तथा सदैव धन वैभव प्राप्ति की दिशा में क्रियाशील रहते हैं। तो इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या लिखा होगा। धार्मिक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाले, दैवी विपदाओं से डरने वाले तथा धार्मिक परंपराओं तथा नियमों के अनुरूप कार्य करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यक्तित्व, ये लीजिए। राजनीतिक व्यक्तित्व, ज्यादा ही ड्राइंग हो गई। राजनीतिक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक विचारों के होते हैं। ये सदैव राजनीतिक दांव पेच व छल कपट के प्रपंच में लिप्त रहते हैं।
ठीक है, तथा राजनीतिक पद प्राप्ति के इच्छुक होते हैं। जैसे बहुत सारे राजनेता लोगों में कौन कौन से व्यक्तित्व के होते हैं? राजनीतिक व्यक्तित्व के, आप समझ सकते हैं। सामाजिक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति दयालु, ऐसे सामाजिक व्यक्ति वाले कैसे होते हैं? दयालु होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, त्यागी होते हैं, परोपकारी होते हैं, मिलनसार एवं भावुक प्रकृति के होते हैं। ठीक, ये जनहित में व्यक्तिगत हित को छोड़ देते हैं तथा अन्य लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। कलात्मक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के पुजारी होते हैं। इसमें क्या होता है? कलात्मक व्यक्तित्व वाले जो होते हैं, ललित कलाओं, संगीत, काव्य, नृत्य, चित्रकला, बागवानी, ठीक है, सजावट तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आदि के प्रति क्या होते हैं? विशेष इनको लगाव होता है। कलात्मक व्यक्तित्व वालों में क्या होता है? ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के पुजारी होते हैं। इनमें ललित कलाओं, संगीत, काव्य, नृत्य, चित्रकला, बागवानी, सजावट तथा प्राकृतिक सौंदर्य आदि के प्रति विशेष लगाव होता है। ठीक, तो ये टोटल 6 टाइप हो गए, आपको याद हुए? कलात्मक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, आर्थिक और सैद्धांतिक। ठीक, ये इसको मूल्य दृष्टिकोण से इसको डिवाइड किया था किसने? स्पेंजर ने, 6 पार्ट्स में। अब देखिए नेक्स्ट, अब 3 हो गए हमारे। शरीर रचना वाला किसने? क्रैस्मर ने किया था। सामाजिक वाला जुंग ने। मूल्य दृष्टिकोण वाला किसने किया था? भूल गए। हाँ, स्प्रेंजर ने। ठीक है, अब ये लास्ट वाला 4th टाइप जो है, ये देखिए, भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण ये कहाँ था? हाँ, भारतीय दृष्टिकोण, शरीर रचना दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, मूल्य दृष्टिकोण, और नेक्स्ट क्या है? भारतीय दृष्टिकोण। अब देखिए, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय दर्शन की सर्वोच्च रचना। ठीक है, भारतीय दर्शन की सर्वोच्च रचना क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व गुणों की क्या की गई है? चर्चा की गई है। ठीक है, भारतीय दर्शन की सर्वोच्च रचना श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों की चर्चा की गई है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, सात्विक व्यक्तित्व, राजसिक व्यक्तित्व और तामसिक व्यक्तित्व। अब देखिए, इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा सात्विक व्यक्तित्व, सबसे पहला है ये। ठीक है, ये गीता में दिया गया है। ऐसे व्यक्तित्व में सतगुण की प्रधानता होती है। किस गुण की प्रधानता होती है? सतगुण की। ठीक है, ये बहुत सज्जन टाइप के लोग होते हैं, की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिसमें ये गुण पाया जाता होगा, वो ज्ञानी होंगे, शांत होंगे, निर्मल, परहितकारी, परहितकारी मतलब दूसरों का हित करने वाले, ज्ञानी, शांत, निर्मल, परहितकारी, धार्मिक व सौम्य स्वभाव के होते हैं। ठीक है, जिसमें ये व्यक्तित्व पाया जाता है वो सात्विक व्यक्तित्व। तो उसमें क्या होगा? ऐसे व्यक्ति में सतगुण की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, शांत, निर्मल, परहितकारी, धार्मिक व सौम्य होते हैं। दूसरा, राजनीतिक व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति रजोगुण की अधिकता होती है। अब देखिए, उसमें सतगुण की अधिकता थी, इसमें किस गुण की अधिकता होगी? रजोगुण की। ठीक, की अधिकता होती है। ये साहसी, वीर, उद्यमी, दबंग तथा कामना की प्रवृत्ति से युक्त होते हैं तथा गृहस्थ की ओर ये केंद्रित रहते हैं। नेक्स्ट है तामसिक। तामसिक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तियों में तमोगुण की, उस पहले वाले में सतोगुण, दूसरे में रजोगुण और इसमें तमोगुण की अधिकता होती है। ये प्रमादी, सुस्त, झगड़ालू, आलसी, क्रोधी और स्वार्थी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उसका विभाजन देख लिया व्यक्तित्व का। अब देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी। प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से कुछ जन्मजात विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु व्यक्ति का विकास धीरे धीरे एक क्रमबद्ध रूप से होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। व्यक्तित्व दो प्रमुख कारकों से क्या होता है? प्रभावित होता है, जो निम्न है। जैविक या अनुवांशिक कारक। ठीक है, ये पहला कारक है। और दूसरा क्या है? वातावरणीय कारक। ठीक, अब देखिए, पहला जैविकी या अनुवांशिक कारक, इसमें क्या होता है? ये कैसे प्रभावित करता है, इसको देखिए। जैविकी अर्थात अनुवांशिक कारक व्यक्ति के मौलिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये कौन से गुणों का निर्धारण करते हैं? मौलिक गुणों का। ठीक है, इनके द्वारा व्यक्तित्व के गुण निम्न प्रकार से प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं? शारीरिक रचना की दृष्टि से अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र और अन्य जैविक। अब शारीरिक रचना की दृष्टि पे कैसे ये प्रभावित होते हैं?
प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष मनोशारीरिक रचना के साथ साथ जन्म लेता है जो उसके माता पिता द्वारा प्राप्त होता है। व्यक्ति का रंग, रूप, कद काठी, भार तथा स्वास्थ्य काफी हद तक जन्म से वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित हो जाते हैं। व्यक्ति के इन शारीरिक गुणों का उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथियां। व्यक्ति की अंतःस्रावी ग्रंथियां भी मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। मानव शरीर में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में जो आंतरिक स्राव होता है वो उसे हार्मोन्स कहते हैं। इन हार्मोन्स की अनियमितताओं से व्यक्ति प्रभावित होता है। अब देखिए, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। ठीक। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन थायरोक्सिन का अधिक स्राव व्यक्ति में क्या बढ़ाता है? तनाव, चिंता, बेचैनी, उत्तेजना को बढ़ाता है तथा अल्प स्राव के कारण थकान व मानसिक दुर्बलता का अनुभव करता है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। इससे देखो, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है जिसके अनियमित होने से व्यक्ति का शारीरिक विकास क्या होता है? प्रभावित होता है। इसी प्रकार यौन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा स्त्री में स्त्री सुलभ गुणों व लक्षणों तथा पुरुषों में पुरुषोचित गुणों तथा लक्षणों का स्वाभाविक विकास होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र। व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का संचालन तंत्रिका तंत्र अर्थात स्नायु मंडल की कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के स्नायु विकार रोग जैसे हकलाना, तुतलाना, हिस्टीरिया आदि व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है अन्य जैविक कारक। उपरोक्त के अतिरिक्त लिंग भेद, व्यक्ति की बुद्धि, मूल प्रवृत्तियां, विशिष्ट योग्यताएं जैसे जैविकीय कारक भी व्यक्तित्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब पहला हो गया, कौन से कारक थे सारे? जैविकीय या अनुवांशिक कारक। दो कारक थे मेन, जैविकीय और अनुवांशिक कारक। इसके बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है वातावरणीय कारक। ठीक है। वातावरणीय कारकों में मुख्यतः दो प्रकार के कारक आते हैं। कौन कौन से? भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण में भौतिक परिवेश, जलवायु, उपलब्ध भौतिक साधन एवं परिस्थितियां आती हैं। इन सभी का व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर अत्यंत सार्थक व दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग भौतिक वातावरण में रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। सामाजिक वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति को उपलब्ध सामाजिक अंतःक्रिया की गुणवत्ता की संभावना से है। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक कारक जैविक कारकों की अपेक्षा अधिक महत्व रखते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक कारक जो है वो जैविक कारकों की अपेक्षा अधिक महत्व रखते हैं। सामाजिक वातावरण में निम्न कारक आते हैं। देखो, सामाजिक वातावरण में क्या क्या आता है? परिवार आता है, आस पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, धर्म व संस्कृति। अब देखिए, परिवार के बारे में भी हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि का बालक के विकास और व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। सर्वप्रथम बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के संपर्क में आता है। परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे प्यार, दुलार, तिरस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम आदि का बालक के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति आदि का भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पास पड़ोस। हमें लग रहा है वीडियो मेरी बहुत लंबी हो रही है, आप लोग इसको थोड़ा लिख लीजिएगा पॉज करके। पास पड़ोस के बारे में आर्थिक स्थिति और विद्यालय, फिर धर्म व संस्कृति। ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है इसका, धर्म व संस्कृति। बालक के व्यक्तित्व के विकास में धर्म व संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक धर्म अपनी मूलभूत मान्यताएं बालक को सिखाता है। धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं व रीति रिवाजों के प्रति आस्था का भाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आज्ञा पालन, द्वेष, प्रेम, दया भाव, गुरु भक्ति, आदर, सहनशीलता, ईमानदारी जैसे गुणों को प्रायः बालक अपनी धार्मिक व सांस्कृतिक मान्यताओं द्वारा सीखते हैं। अतः इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जैविक तथा वातावरणीय दोनों ही कारक महत्वपूर्ण हैं। दोनों कारकों के मध्य अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब देखिए व्यक्तित्व के सिद्धांत। देखिए, व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने
व्यक्तित्व के संबंध में अनेक सिद्धांत, अब देखो व्यक्तित्व से संबंधित कई सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, ठीक है। तो इन सिद्धांतों द्वारा मानव व्यक्तित्व व व्यवहार को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इन सिद्धांतों से क्या किया गया, मानव के जो व्यक्तित्व और व्यवहार को क्या किया गया, स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या है, निम्नलिखित है। पहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। दूसरा है शरीर रचना का सिद्धांत, आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत, कैटल का शील गुण सिद्धांत, मुरे का मांग सिद्धांत, ठीक है। फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के व्यापक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। फ्राइड ने व्यक्तित्व के निर्माण में 3 प्रकार के घटक को महत्वपूर्ण माना है। पहला क्या है, इदम, ठीक, अहम, परम अहम, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक। ये सिगमंड फ्राइड ने बताया, ठीक है। इदम का क्या मतलब है, यह एक अचेतन मन है, इसमें मूल प्रवृत्तियां तथा नैसर्गिक इच्छाएं सम्मिलित होती हैं। यह एक अचेतन मन है, इसमें मूल प्रवृत्तियां तथा नैसर्गिक इच्छाएं सम्मिलित होती हैं या शीघ्र तृप्ति चाहती हैं, ठीक है। दूसरा है अहम, ठीक है, इसका मतलब होता है ईगो, यह चेतन मन है, इसमें इच्छा शक्ति बुद्धि व तर्क सम्मिलित है, ठीक है। इदम अचेतन होता है, अहम चेतन मन होता है, इसमें इच्छा शक्ति बुद्धि तर्क सम्मिलित है, यह बाहरी संसार के अनुमान व संभावनाओं से परिष्कृत होता है। परम अहम सुपर ईगो, यह नैतिक मन है, यह आदर्शों से बनता है, यह आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाता है, ठीक है। अब ये आप जो है पॉज करके इसके बारे में उन्होंने पूरा जो डिटेल में दिया है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक। शरीर रचना का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक W.H. शेल्डन, ठीक है। शरीर रचना के आधार पर किसने डिवाइड किया, मतलब इनका सिद्धांत दिया, शेल्डन ने दिया। इनके अनुसार शरीर रचना व व्यक्ति के गुणों के मध्य, शरीर रचना और व्यक्ति के गुणों के मध्य क्या है, घनिष्ठ संबंध होता है। इन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया, ठीक है, गोलाकृति, आयताकृति और लंबकृति, ठीक है। अब इसके बारे में आप इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक G.W. आलपोर्ट हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक शील गुणों से मिलकर होती है। इनका कहना है कि उनका जो व्यक्तित्व होता है वो विभिन्न शील गुणों से मिलकर बना हुआ होता है। आलपोर्ट ने शील गुणों को 2 भागों में बांटा, पहला सामान्य शील गुण और दूसरा व्यक्तिगत शील गुण, ठीक है। अब सामान्य शील गुण क्या होते हैं, ये वे शील गुण हैं जो किसी समाज एवं, अब इसको आप ना थोड़ा पॉज करके देख के लिख लीजिएगा, फिर बाद में किसी दिन इसको अलग टॉपिक बनाकर वीडियो अलग से पढ़ा देंगे पूरा। फिर कैटल का शील गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व के इस सिद्धांत के प्रतिपादक R.B. कैटल हैं। कैटल ने शील गुणों के 2 प्रकार बताए हैं, सतही शील गुण और स्रोत शील गुण, ठीक है। इसको भी आप पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है मुरे का मांग सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी ए मुरे हैं। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मानव एक प्रेरित जीव है जो अपने अंतर्निहित आवश्यकता तथा बाह्य दबावों के कारण जीवन में उत्पन्न तनाव को कम करने का निरंतर प्रयास करता है। आप इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, कितना बाकी है, रुकिए हम इसको आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, बहुत लंबी वीडियो बनी जा रही है। फिर व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व मापन की विधियां, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि, ठीक। अब आत्मनिष्ठ विधियों में क्या है, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड है ना। फिर वस्तुनिष्ठ विधि में निर्धारण मापनी, परिसूची या प्रश्नावली, परिस्थिति परीक्षण। फिर प्रक्षेपी विधियों में क्या है, साहचर्य प्रविधियां, रचना प्रविधियां, ठीक, पूर्ति प्रविधियां, क्रम प्रविधियां, अभिव्यक्ति प्रविधियां, ठीक है, हो गया। आज हम सिर्फ जो है इसका सैद्धांतिक पक्ष ही लिख पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताएंगे कि कैसे बनाना है, क्या करना है, इसका पूरा प्रैक्टिकल कैसे होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।